हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हम पढ़ रहे थे यहाँ पे हेरिडिटी के बारे में। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको वो यहाँ पे क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। हम बात कर रहे थे यहाँ पे जो मेंडेलियन लॉज की। मेंडल्स ने हमें 3 लॉ दिए थे जिसके द्वारा हमें बताया था कि कैसे जो कैरेक्टर हैं वो इनहेरिटेंस होते हैं, यानी कि ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। देखिए, ये तो हमें पता था कि कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी जो न्यू बॉर्न है, उसमें जो कैरेक्टर होंगे उसके फादर और उसके मदर दोनों के कैरेक्टर होंगे। लेकिन क्या होता है, हमने क्या देखा, कुछ कैरेक्टर एक्सप्रेस यहाँ पे हो रहे हैं और कुछ कैरेक्टर यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं हो रहे। तो क्या रीजन था यहाँ पे कि कुछ कैरेक्टर एक्सप्रेस हुए और कुछ नहीं हुए? तो यही रोल हमें बताते हैं इन कैरेक्टर्स के बारे में, इनके नेचर्स के बारे में, कैसे ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो रहे हैं, कैसे खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्या रीज़न है कि कोई जो कैरेक्टर है वो हाइड हो जाता है। तो अगर वो हाइड हो जा रहा है तो उसके कैरेक्टर कभी एक्सप्रेस होंगे या नहीं होंगे, ये सारी ही चीज़ें कौन बताती है हमें? मेंडेलियन लॉज बताते हैं। उससे पहले हमने यहाँ पे बात की थी, ये आपको 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर आपको याद रखने हैं क्योंकि जो मेंडल्स हैं उन्होंने पी प्लांट पे अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। अब पी प्लांट पे क्यों अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, तो ये वो रीजन है, ये 7 जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं यही वो रीजन है कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट यानी कि मटर के पौधे को चुना था। इसके अलावा ये भी था कि जो मटर के पौधे की लाइफ है वो क्या थी, शॉर्ट थी। तो बहुत सारे रीजन है, लेकिन आपको ये जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है वो आपको याद रखने हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने यहाँ पे डिस्कस की है, जैसे हमने जीन के बारे में बात की है, एलील के बारे में बात की है, जीन लोकस के बारे में बात की है, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस हो गया है। नेक्स्ट हमने डोमिनेंट, रिसेसिव, जीनोटाइप, फिनोटाइप, मोनोहाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, कैरेक्टर और ट्रेड्स, ये सारी चीजें हम यहाँ पे अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। आपको क्या करना है, ये सारे जो टर्म्स हैं उन्हें अच्छे से समझना है, क्योंकि जब तक आप ये टर्म्स नहीं समझेंगे तब तक आपको ये जो लॉज है वो समझ में नहीं आएंगे। क्योंकि आगे हम बात करने वाले हैं, हम कहेंगे कि ये जो कैरेक्टर है ये डोमिनेंट है, हम कहेंगे ये जो रेशियो है ये जीनोटाइप है या फिनोटिपिक रेशियो है। तो आपको क्या करना है, ये जो जितने भी पारिभाषिक शब्द आपको कराए हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट हमने बात की थी लॉ ऑफ डोमिनेंस की। सबसे पहला जो लॉ मेंडल का है वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कि प्रभाविता का नियम। इस नियम को हम क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं। चलिए, अब प्रभाविता का नियम हमें क्या बताता होगा, तो यहाँ पे जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो जो डोमिनेंट कैरेक्टर है उसके बारे में बताता होगा। प्रभाविता का नियम क्या है कि जो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। हमने कहा कि दो लोग हैं, एक जो है स्ट्रॉन्ग है और एक वीक है। अगर उनके बीच में फाइटिंग कंपटीशन रखा जाए तो अपने आप को कौन एक्सप्रेस कर पाएगा, जो कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है वो अपने कैरेक्टर को अच्छे से यहाँ पे एक्सप्रेस कर पाएगा। और इसीलिए हम उसे क्या करेंगे, ये प्रभावी है, ये डोमिनेंट है, क्योंकि उसके पास ज्यादा एनर्जी है, क्योंकि वो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर पा रहा है। और अगर जो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं, ये रिसेसिव है, अप्रभावी है। जो कमजोर व्यक्ति है वो किसी ताकतवर व्यक्ति से नहीं जीत सकता है जब तक कि वो क्या करे, अपनी जो कैरेक्टर है, अपनी जो गुण है, अपनी जो क्षमता है उसे पूरा एक्सप्रेस ना कर पाए। तो इसीलिए हम उसे अप्रभावी कह रहे हैं। तो ये इसी के बेस पे हमने क्या किया था, यहाँ पे एक लॉ देखा था, एक लॉ दिया गया है मेंडल के द्वारा। उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने मटर के बहुत सारे कैरेक्टर को देखा तो उन्होंने देखा कि अगर मैं यहाँ पे एक कैरेक्टर को लेता हूँ और उस कैरेक्टर के अलग अलग ट्रेट को लेता हूँ, उनके बीच में क्रॉसिंग कराता हूँ, तो क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास, यही उन्होंने कहा था। तो यहाँ पे ये लॉ हम कर चुके हैं, इसलिए हम जल्दी से इस लॉ को देखेंगे। उन्होंने एक लंबा पौधा लिया, ठीक है, ये पेरेंट उन्होंने लिए हैं, जनक उन्होंने लिए हैं, एक लंबा पौधा लिया है। कैसा लंबा पौधा, यहाँ पे हमने कहा होमोजाइगस स्टॉल था। आपको ये पता होना चाहिए होमोजाइगस का क्या मतलब है। होमोजाइगस का मतलब है जब दोनों एलील सेम ही ट्रेट को कोड कर रहे हैं, सेम ही ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए जीन किसे कह रहे हैं, अब आपको ये पता होना चाहिए एलील किसे कह रहे हैं, आप ये आपको पता होना चाहिए ट्रेट किसे कह रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में जो भी हमने यहाँ पे जो टर्म्स हैं वो डिस्कस किए हैं वो आप यहाँ पे अच्छे से पहले पढ़ के आएंगे, उसके बाद आप लॉस को पढ़ेंगे।
तो उन्होंने क्या किया, एक टॉल प्लांट लिया और एक कैसा लिया, ड्वार्फ प्लांट लिया। क्या बात की, हमने कहा ये एक टॉल है, एक लंबा पौधा है, और ये एक ड्वार्फ प्लांट है। अब क्या होगा यहाँ पे, जब भी यहाँ पे जनकों को हम लेते हैं तो गैमीट बनते हैं, युग्मक बनते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक, दोनों अलग अलग युग्मकों का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। यही चीज जब ह्यूमंस के बारे में पढ़ते हैं तो यही ह्यूमंस में भी होता है। यहाँ हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम ह्यूमंस की बात करेंगे तो वहाँ पे भी गैमीट का फॉर्मेशन होता है। तो हमने क्या बात की, हमने कहा यहाँ पे अब क्या बनेंगे, गैमीट बनेंगे। तो आप देख रहे हैं कि गैमीट तो दो बनेंगे, लेकिन कैसे बनेंगे, एक ही जैसे बनेंगे। अब एक ही जैसे बनेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया था, ये आया था F1 जनरेशन में, ठीक है। और F1 जनरेशन में हमने कहा था ऑल कैसे हैं, टॉल प्लांट है, सारे टॉल प्लांट है। यहाँ पे F1 जनरेशन में ये रिजल्ट आया था। अब मेंडल्स बहुत हैरान हो गए, उन्होंने कहा कि जब पहले भी जो F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन में सिर्फ एक का ही कैरेक्टर यहाँ पे आए हैं, एक ही पेरेंट के कैरेक्टर यहाँ पे आए हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे जब क्रॉस कराया होगा तो सारे ही कैरेक्टर की यहाँ पे क्या हुई होगी, मिक्सिंग हुई होगी। लेकिन उन्होंने ध्यान सिर्फ किस पे दिया, टॉलनेस पे उन्होंने ध्यान दिया, उन्होंने हाइट पे यहाँ पे ध्यान दिया। तो क्या उन्होंने बात की, उन्होंने कहा F1 जनरेशन में यहाँ पे सिर्फ एक ही कैरेक्टर पास हो रहा है, और वो क्या है, जो टॉल पेरेंट था उसी का कैरेक्टर यहाँ पे पास हुआ। तो इसका क्या रीजन है, ऐसा क्यों हुआ कि जो दूसरा पेरेंट था, जो हमने स्मॉल टी लिया है, जो ड्वार्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो कैरेक्टर यहाँ पे क्यों नहीं आया। तो इसके आंसर के लिए उन्होंने क्या किया, जो F1 जनरेशन हमारे पास आई थी, F1 जनरेशन की भी सेल्फ क्रॉस यहाँ पे करा दिया है। तो सेल्फ क्रॉस ऐसे कराएंगे, जो F1 जनरेशन है उसके ऑफस्प्रिंग के बीच में यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस कराया जाएगा। देखिए, तो यहाँ तक ये बात हमने कर ली है, हमने कहा है कि हमारे पास F1 जनरेशन आ गई है। अब क्या होगा, F1 जनरेशन से सेल्फ क्रॉस कराएंगे, तो F1 जनरेशन हमारे पास क्या थी, कैपिटल टी स्मॉल टी आया था। अब सेल्फ क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी से इसका क्रॉस करा लिया जाएगा। सेम वही चीज यहाँ पे फॉलो होगी, पहले गैमेट का फॉर्मेशन होगा, फिर यहाँ पे क्रॉस कराया जाएगा। तो चार प्रकार के संतति हमारे पास आए हैं, चार प्रकार के ऑफस्प्रिंग हमारे पास आए हैं। क्या है ये, F2 जनरेशन है, सेकेंड जनरेशन यहाँ पे आ गई है। क्या देखा हमने सेकेंड जनरेशन में, देखिए आपके पास जो ऑफस्प्रिंग आए हैं ये है कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। ये हमारे पास चार प्रकार के ऑफस्प्रिंग आए हैं। अब यहाँ पे मेंडल ने क्या देखा कि जो तीन प्लांट थे, तीन प्लांट कैसे थे, यहाँ पे ये जो तीनों प्लांट थे ये कैसे थे, टॉल प्लांट थे, ठीक है। और एक यहाँ पे कैसा आ गया, ड्वार्फ आ गया। अब उन्हें अपना आंसर मिल गया। वो इसीलिए कंफ्यूज थे कि जो दूसरा पेरेंट था, जो हम डॉर्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो कैरेक्टर यहाँ पे शो क्यों नहीं हुआ है। तो F1 जनरेशन में तो वो कैरेक्टर क्या था, हाइड हो गया था। F2 जनरेशन में वो कैरेक्टर यहाँ पे एक्सप्रेस हो गया है। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि यहाँ पे जो टॉल प्लांट है और ड्वार्फ प्लांट है उनमें क्या था। अगर हम टॉल प्लांट की बात करें, हमने कहा कि अगर टॉलनेस के लिए जो जीन प्रेजेंट है, अगर उसका एक भी एलील यहाँ पे प्रेजेंट है तो वो अपनी कैरेक्टर को फुली एक्सप्रेस कर रहा है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, अगर यहाँ पे एक भी कैपिटल टी आ रहा है तो वो खुद को फुली एक्सप्रेस कर रहा है, पूरे अपने प्रभाव को प्रदर्शित कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे क्या हुआ, जो रेसेसिव पेरेंट था, जो अप्रभावी पेरेंट है, या फिर वो पेरेंट, वो जीन जो कि ड्वार्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है या बौनेपन के लिए उत्तरदायी है, अगर वो क्या है, होमोजाइगस कंडीशन में आएगा तो वो अपने कैरेक्टर को यहाँ पे एक्सप्रेस करेगा। अगर वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में आएगा तो वो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो टॉल प्लांट है वो डोमिनेंट है। क्या है, यहाँ पे जो टॉल प्लांट है वो प्रभावी है, और इसीलिए वो अपने प्रभाव में क्या कर रहा है, दूसरे के कैरेक्टर को हाइड कर दे रहा है, चाहे वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में है या होमोजाइगस कंडीशन में। ध्यान रखिए, अगर जो टॉल प्लांट है वो होमोजाइगस कंडीशन में आ गया है या वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में आ गया है, दोनों ही कंडीशन में अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहे हैं। अगर हम दूसरे पेरेंट प्लांट की बात करें तो ये अपने कैरेक्टर को तभी एक्सप्रेस करेगा जब ये होमोजाइगस कंडीशन में होगा। और इसी को हम क्या कह रहे हैं, अब हमने कहा अगर टॉल प्लांट प्रभावी है, डोमिनेंट है, तो ड्वार्फ प्लांट कैसा है, रेसेसिव है, यानी कि अप्रभावी है, क्योंकि किसी दूसरे जीन के प्रेजेंस में अपने कैरेक्टर को शो नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब इस लॉ में आपको ध्यान क्या देना है, इस लॉ में आपको ये ध्यान देना है कि आपके पास आएंगे यहाँ पे रेशियो, अलग अलग प्रकार के रेशियो आएंगे। हमने बात की थी जीनोटिपिक रेशियो और फेनोटिपिक रेशियो की, वही चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। तो कितने प्रकार के हमारे पास ऑफस्प्रिंग आए थे, ये हमारे पास ऑफस्प्रिंग है, ठीक है। हमने कहा ये तीन कैसे हैं, टॉल है,
और ये ए कैसा है, ड्वार्फ है। अब अगर हम फेनोटिपिक रेशियो की बात करें तो हमारे पास फेनोटिपिक रेशियो आ गया है 3:1। फेनोटिपिक रेशियो क्या आता है, फिजिकली हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कैरेक्टर क्या है। अब कोई लंबा है कोई बौना है तो आप देख सकते हैं, आप देख करके बता सकते हैं कि ये लंबा है या ये बौना है, ठीक है, यही बात यहाँ पे हुई है। अब हमने कहा कि जेनेटिक लेवल पे अगर देखा जाए क्या ये सेम रेशियो हमारे पास आता है। हमने होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस की कंडीशन पढ़ी थी, तो हमने क्या देखा यहाँ पे, अगर हम जेनेटिक लेवल पे देखें तो हमने कहा कि एक जो प्लांट है वो तो प्योर टॉल है, दो जो टॉल प्लांट है वो कैसे टॉल है, हेटेरोजाइगस टॉल है। हमने क्या बात की है, हमने कहा है एक टॉल प्लांट है, दो कैसे हैं, हेटेरोजाइगस टॉल है, और एक कैसा है, प्योर ड्वार्फ है यहाँ पे, ठीक है। अभी हमारे पास अलग सा रेशियो आ गया है, ये अलग रेशियो है, ये अलग रेशियो है। ये रेशियो 3:1 कैसा है, जब हमने देखा, हमने देखने के बाद हमने बताया कि 3 पौधे तो लंबे थे, एक पौधा बौना था। हमने कहा ये फिनोटिपिक रेशियो है, जैसे हम देख रहे हैं उसके अनुसार है। अब जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है कि वहाँ पे जीन्स की कंडीशन कैसी है, जो जीन्स के एलील है उनकी स्थिति कैसी होगी, तो उसके आधार पर हमने कहा कि अगर एक तो होमोजाइगस टॉल है, होमोजाइगस टॉल का मतलब है कि दोनों एलील सेम ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे, ठीक है। हमने कहा जो दो प्लांट हैं वो कैसे हैं, हेटेरोजाइगस टॉल है। हेटेरोजाइगस टॉल का मतलब है कि यहाँ पे जो एक ही एलील क्या है, टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दूसरा जो एलील है वो टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्योंकि अगर दोनों एलील टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते तो हम इसे हेटेरोजाइगस नहीं कहते बल्कि होमोजाइगस कहते। क्या बात हुई है, एक होमोजाइगस टॉल है, दो हेटेरोजाइगस टॉल है। एक होमोजाइगस क्या है, ड्वार्फ है, ठीक है। ड्वार्फनेस तभी आएगी जब एलील होमोजाइगस कंडीशन में होंगे, इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। यानी कि जब हमने क्या किया, एक कैरेक्टर को लेके दो पेरेंट के बीच में क्रॉस कराया, तो यहाँ पे एक ही जो कैरेक्टर है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा था, और उसे हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं, या डोमिनेंट पेरेंट हम उसे कह रहे हैं, यानी कि प्रभावी जनक हम उसे कह रहे हैं। जो जनक पहली पीढ़ी में अपने कैरेक्टर को शो नहीं करा पा रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं, अप्रभावी जनक यहाँ पे कह रहे हैं। तो ये बात की हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस की, और यही चीज अब यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। क्या बात की हमने कहा when parents having pure contrasting characters are crossed, then only one character expresses itself in the F1 generation। ये क्या है, F1 जनरेशन है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि हमने क्या किया, पहले प्योर कैरेक्टर वाले दो पेरेंट्स को लिया। प्योर कैरेक्टर का मतलब क्या है कि होमोजाइगस पेरेंट को हमने यहाँ पे लिया है। जब हमने इसे क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में एक ही प्रकार का कैरेक्टर हमें मिला है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं हुआ होगा, सारे कैरेक्टर की यहाँ पे क्या क्रॉसिंग हुई होगी, लेकिन मेंडल्स ने सिर्फ एक ही कैरेक्टर पे स्टडी की है, इसीलिए एक ही कैरेक्टर की यहाँ पे बात हो रही है। नेक्स्ट क्या बात की गई है, दिस कैरेक्टर इज the dominant character, and the characters which can't express itself is called recessive character। ये कह रहे हैं कि जो कैरेक्टर अपने आप को पहली पीढ़ी में अपॉन जनरेशन में एक्सप्रेस कर पा रहा है उसे हम डोमिनेंट या प्रभावी कैरेक्टर कह रहे हैं, और जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है उसे हम रेसेसिव या अप्रभावी पेरेंट कह रहे हैं, ठीक है। कंक्लूजन क्या निकला हमारे पास, देखिए ध्यान देना, अपने कंक्लूजन इंपॉर्टेंट होता है। जो भी कोई आप लॉ पढ़ते हैं तो उसका कंक्लूजन इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या आपने पढ़ा, आपने कहा फिनोटिपिक रेशियो आपके पास क्या आया, टॉल और ड्वार्फ का रेशियो है, तो 3 हमारे पास टॉल आए हैं, एक हमारे पास ड्वार्फ आए हैं, 3 लंबे हैं, एक कैसा है, बौना है। क्या है, ये फिनोटिपिक रेशियो है, ठीक है। अगर हम जीनोटिपिक रेशियो की बात करते हैं तो हमने क्या कहा, प्योर टॉल हमारे पास है, हाइब्रिड टॉल हमारे पास है, और प्योर ड्वार्फ हमारे पास है। 1:2:1 हमारे पास आया है, दो अलग अलग प्रकार के रेशियो हमारे पास आए हैं। तो आपने क्या करना है, पहले जब भी आपके पास लॉ आता है तो सबसे पहले आपसे क्या पूछा जाता है, देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से आपके पास आते हैं, या तो आपको पूछा जाता है कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है उसका फिनोटिपिक रेशियो बताइए या उसका जीनोटिपिक रेशियो बताइए, या फिर आपको ये बोला जाता है सिंपल लैंग्वेज में कि लॉ ऑफ डोमिनेंस को एक्सप्लेन कीजिए चेकर बोर्ड के माध्यम से। तो आपने क्या करना है, जैसा आपने देखा, आपने यहाँ पे क्रॉस कराना है, आपने दोनों ही वहाँ पे, आपसे जब भी लॉ के बारे में पूछा जाता है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस को एक्सप्लेन कीजिए, आपने वहाँ पे फिर भी रेशियो बताना है, दोनों प्रकार के रेशियो आपने यहाँ पे एक्सप्रेस करने हैं। तो ये जो लॉज हैं ये आते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे आपको क्या करना है, अच्छे से समझना है। तो यहाँ पे जो कंक्लूजन है, रिजल्ट है, उसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं।
चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे सेकेंड लॉ की। जो दूसरा लॉ है वो हमारे पास आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। हम बात करेंगे यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की। तो सेग्रीगेशन से मतलब है यहाँ पे अलगाव, इसे कहते हैं पृथक्करण का नियम। अलगाव से मतलब है कि यहाँ पे हम ये लॉ हमें बता रहा होगा कुछ चीजें यहाँ पे सेपरेट हो रही हैं, उसी के बारे में ये लॉ हमें बता रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, सेम वहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए ये लॉ सिर्फ इतना बता रहा है कि जब भी यहाँ पे क्रॉस किया जाता है, जब भी यहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन होगा, तो जो जीन के एलील होंगे वो अलग अलग गैमीट में क्या होंगे, पास हो जाएंगे। यानी कि जो एलील होंगे उनका सेग्रीगेशन यहाँ पे होता है। कैसे, देखिए ध्यान दीजिए। हमने कहा कि यहाँ पे मेंडल ने जब पहला लॉ दिया था, उन्होंने जब अपना पहला लॉ दिया था, फर्स्ट लॉ दिया था, क्या बात की थी, उन्होंने एक टॉल प्लांट लिया था, उन्होंने एक ड्वार्फ प्लांट लिया था, ये पेरेंट थे। अब मैंने कहा यहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन होगा। तो गैमीट का जब भी फॉर्मेशन होता है, दो जो एलील हैं, ये जो दोनों एलील हैं, ये क्या होंगे, अलग अलग गैमीट में जाएंगे। यानी कि ये एलील भी सेपरेट होगा और अलग गैमीट में चला जाएगा, ये एलील भी सेपरेट होगा और अलग गैमीट में चला जाएगा। सेम जो बात है वो इस पे भी फॉलो होगी कि यहाँ पे जब भी गैमीट का फॉर्मेशन होगा, अलग अलग गैमीट में ये एलील चले जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि ये जो एलील है ये एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या बात की, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हमने कहा कि जब भी गैमीट का फॉर्मेशन होगा, एलील क्या होंगे, सेग्रीगेट होंगे, अलग अलग। अभी देखा आपने यहाँ पे क्या है, हमने कहा जीन हमेशा पेयर में रहते हैं। आप ध्यान दीजिए, कंफ्यूज नहीं करेंगे, कभी हम जीन कह रहे हैं, कभी हम एलील कह रहे हैं। हमने कहा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन्स आर नोन एज एलील, यानी कि जीन की ही अलग अलग फॉर्म को हम एलील कह दे रहे हैं। तो हमने कहा जीन हमेशा पेयर में रहते हैं, लेकिन जब गैमीट बनेगा तो ये क्या होंगे, यहाँ पे अलग अलग हो जाएंगे, सेग्रीगेट यहाँ पे हो जाएंगे। इसी को हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। अब यहाँ पे जो आपको एग्जाम्पल दिया गया है, अभी हम बात कर रहे थे प्लांट हाइट के बारे में, और यहाँ पे जो आपको एग्जाम्पल दिया गया है वो जो पी प्लांट है उसके सीड के कलर और उसके सीड के बेसिस पे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया है। तो क्या यहाँ पे हुआ है, आपको ये बताया गया है कि यहाँ पे क्या थे, जो पेरेंट थे, पेरेंट को यहाँ पे लिया गया है, ठीक है, येलो सीड है और कैसा है, पीला बीज है और गोल बीज है। अब यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, दो कैरेक्टर को लेके यहाँ पे क्रॉस किया गया है। तो आपने सिर्फ ध्यान इतना देना है कि यहाँ पे पेरेंट को जब भी लिया गया है, तो यहाँ पे क्या हुआ, गैमीट जब बना तो ये अलग अलग सेग्रीगेट होंगे। यहाँ पे एक एक गैमीट आपको बताए गए हैं, यहाँ पे एक और गैमीट होगा और यहाँ पे क्या होगा, एक और गैमीट का फॉर्मेशन होगा। यानी कि क्या हो रहा है, जो एलील है वो अलग अलग गैमीट में यहाँ पे ट्रांसफर हो रहे हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हमने पहले किसकी बात की है, हमने बात की है लॉ ऑफ डोमिनेंस की। डोमिनेंस के कुछ यहाँ पे क्या आते हैं, एक्सेप्शन भी आते हैं, जैसे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपको जो एग्जांपल दिया गया है वो 4 o'clock प्लांट का दिया गया है। उसमें क्या होता है, वहाँ पे हमें बताया गया है, ये होता है रेड फ्लावर। अलग अलग प्लांट को लिया जाता है, तो इस प्लांट में कैसे फ्लावर होते हैं, रेड फ्लावर होते हैं, और एक प्लांट में कैसे फ्लावर होते हैं, व्हाइट फ्लावर होते हैं। तो जब इनका क्रॉस कराया गया, ये क्या है, पेरेंट है। अब यहाँ पे गैमीट से ये वही प्रोसेस होगी, पहले गैमीट बनेगा। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, जब गैमीट बना तो हम एक ही प्रकार का गैमीट यहाँ पे लिख रहे हैं। ध्यान दीजिए किसकी बात हो रही है, लॉ ऑफ डोमिनेंस के जो एक्सेप्शन है उनकी बात हो रही है, यानी अपवादों की बात हो रही है। अब आप कहेंगे अपवाद किसे कहते हैं, देखिए जो एक रूल होता है वो सब पे फॉलो होता है, वो सब पे लागू होता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जो रूल है उसे क्या करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं। तो जैसे अभी हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस लगभग लगभग सारे ही जो प्लांट्स है वो फॉलो कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे 4 o'clock ऐसा प्लांट दिखा कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं कर रहा था। इसका मतलब वो सबसे हटके है, वो अपवाद है, जिसे हम एक्सेप्शन भी कहते हैं। तो एक्सेप्शन में हमने क्या देखा, अब यहाँ पे F1 जनरेशन जब आई तो हम लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, रेड कलर के फ्लावर आने चाहिए थे, क्योंकि हमने कहा एक डोमिनेंट यहाँ पे होगा, एक रेसेसिव यहाँ पे होगा। अब जब भी डोमिनेंट की बात आएगी तो हम यहाँ पे डोमिनेंट को कैपिटल में लिख रहे थे और रेसेसिव को हम स्मॉल में लिख रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जब F1 जनरेशन आई तो यहाँ पे रेड की जगह कैसा कलर हमें मिला, पिंक कलर हमें मिला। अब क्या हो गया, यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का क्या मतलब है, देखिए ध्यान दीजिए, हमने जब लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा था हमने कहा था जो डोमिनेंट पेरेंट होगा
अगर उसका एक भी एलील यहाँ पे आ जाता है, यानी अगर ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर पाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे जब प्लांट हाइट देखा था, हमने कहा था अगर कैपिटल टी यहाँ पे आ गया है, इसका मतलब यहाँ पे टॉलनेस का कैरेक्टर आएगा ही आएगा। अब फर्क नहीं पड़ता है कि इसके साथ एक और कैपिटल टी है या फिर इस टी के साथ स्मॉल टी है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर एक कैपिटल टी आ गया है तो इसका मतलब यहाँ पे जो हाइट होगी वो लंबी ही होगी, ठीक है। इसे कहते हैं डोमिनेंस। इसे कहते हैं कि ये जो पेरेंट है वो प्रभावी है। अब यहाँ पे क्या हुआ, फोरोक्राफ्ट प्लांट में क्या हुआ, ये जो पेरेंट है जो कि जिसमें रेड फ्लावर है, ये अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर तो रहा है लेकिन फुली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। देखिए यहाँ पे सिर्फ एक कैपिटल आर आया है, तो ये आधा ही अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर पा रहा है। इसका मतलब है कि इसे अपने कैरेक्टर को फुली एक्सप्रेस करने के लिए दोनों ही आर की आवश्यकता है। यहाँ पे अगर एक सिंगल आर आया, अगर एक सिंगल एलिन यहाँ पे आया था, तो इसने क्या किया, आधे ही कैरेक्टर को एक्सप्रेस किया। इसीलिए यहाँ पे पिंक कलर आया है, रेड की बजाय यहाँ पे पिंक कलर आ गया है, क्योंकि यहाँ पे कलर की जो इंटेंसिटी है वो कैसी हो गई है, कम हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसीलिए इसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस कह रहे हैं, अपूर्ण प्रभाविता कह रहे हैं। पूर्ण रूप से प्रभावी भी नहीं है यहाँ पे, ऐसा भी नहीं है कि ये प्रभावी नहीं हो, क्योंकि ये अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस तो कर ही रहा है। पिंक कलर आया, वो क्यों आया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो रेड कलर था इसका एक आर यहाँ पे आया है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहा है, अपूर्ण रूप से कर पा रहा है, इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अपने आप अपने कैरेक्टर को पूरा एक्सप्रेस करने के लिए ये जो पेरेंट है इसे होमोजाइगस कंडीशन में आना पड़ेगा। रही बात इस पेरेंट की, तो ये क्या कर रहा है कि अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। अगर यहाँ पे कैपिटल आर आ जा रहा है फिर भी अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। ये अपने कैरेक्टर को तभी एक्सप्रेस करेगा जब ये क्या होगा, होमोजाइगस कंडीशन में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए, यहाँ पे भी फिर क्या होता है, F2 जनरेशन भी आती है। कैसे आएगी, सेम F1 जनरेशन में सेल्फ क्रॉस कराया जाएगा। हमने क्या किया, ये हमारे पास F1 जनरेशन आए और सेल्फ क्रॉस कराएगा, तो सेल्फ क्रॉस जब कराएगा तो सेम यहाँ पे क्या बनेंगे, गैमीट बनेंगे। हम सीधे यहाँ पे F2 जनरेशन को लिख देंगे। तो F2 जनरेशन हमारे पास क्या आएगी, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, क्वेश्चन आएगा आपके पास, उसका जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो दोनों लिखिए। आप क्या देखेंगे, आपने देखा एक तो कैसा था, रेड था, दो कैसे थे, आप कहेंगे पिंक थे, एक कैसा था, आप कहेंगे व्हाइट था। जीनोटिपिक रेशियो ये है। अब अगर हम फिनोटिपिक रेशियो देखेंगे तो हमने क्या देखा, हमने देखा ये क्या है, रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे हमने देखा कि जब यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों साथ आए तो पिंक कलर यहाँ पे आएगा, दोनों पिंक कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जो स्मॉल आर है ये क्या होगा, व्हाइट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आपने क्या देखा, जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है उसका जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो सेम होता है। यहाँ से भी आपके पास क्वेश्चन आते हैं, आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है उसका जीनोटिपिक और फिनोटिपिक दोनों रेशियो लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे, इसका जो जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो है दोनों सेम ही होता है, 1:2:1 ही होगा। अब आपसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है और लॉ ऑफ डोमिनेंस है उनके रेशियो में क्या डिफरेंस पाया जाता है। तो डिफरेंस यही है कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है उसका जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो अलग अलग होता है और इसके दोनों जो रेशियो हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपको पता है किसका एक्सेप्शन है, पहले लॉ का एक्सेप्शन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए, ये पहला एक्सेप्शन हमारे पास आता है जो पहले लॉ का है। तो यहाँ पे दो एक्सेप्शन आते हैं, एक एक्सेप्शन ये हो गया है और दूसरा आता है कोडोमिनेंस। देखिए, ये बात की हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, अपूर्ण प्रभाविता की, ये बात हम कह रहे हैं सहप्रभाविता की। सहप्रभाविता का क्या मतलब है, देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, जब दो पेरेंट्स की यहाँ पे क्रॉसिंग कराई जाती है तो दोनों ही पेरेंट्स अपने जो कैरेक्टर हैं उन्हें इक्वली एक्सप्रेस करते हैं। ये देखा गया कि जब यहाँ पे रेड कलर की काव को क्रॉस कराया गया यहाँ पे
व्हाइट, अब व्हाइट को आप स्मॉल आर से भी लिख सकते हैं या फिर आप डब्ल्यू से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे रेड कलर की काव को जो व्हाइट कलर की काव से यहाँ पे क्रॉस कराया गया, तो यहाँ पे जो कैरेक्टर आया वो था रॉन कलर। रॉन कलर का क्या मतलब है, देखिए यहाँ पे जो रेड कलर और व्हाइट कलर की बात हो रही है, यहाँ पे रेड और व्हाइट कलर क्या होता है, स्किन का कलर नहीं होता है, ये हेयर कलर होता है। आपने काव को देखा होगा, काव का जो भी कलर आप देखते हैं वो बालों का कलर होता है बेसिकली। तो एक काव ऐसी थी जिसमें रेड कलर के हेयर थे, एक काव ऐसी थी जिसमें व्हाइट कलर के हेयर थे। जब इनका क्रॉस कराया गया तो F1 जनरेशन में देखा गया कि जो काव थी उसमें व्हाइट कलर के बाल भी उतने ही थे जितने कि रेड कलर के बाल थे। इसका मतलब क्या है कि दोनों पेरेंट्स ने खुद को इक्वली वहां पे एक्सप्रेस किया है, ना तो ये डोमिनेंट है ना ही ये रिसेसिव है। दोनों में से कोई भी प्रभावी कोई भी अप्रभावी नहीं है, बल्कि दोनों 50-50% भी अपने कैरेक्टर को यहाँ पे शो कर रहे हैं। इसे हम क्या कहते हैं, को डोमिनेंस कहते हैं, सह प्रभाविता कहते हैं। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, आपको ये ध्यान देना है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस में क्या डिफरेंस है वो आपको ध्यान देना है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस की जब बात हो रही थी तो जो पेरेंट है वो अपने आप अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा था। दोनों में से एक पेरेंट अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा था लेकिन पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहा था, यदि वो होमोजाइगस कंडीशन में नहीं है तो। अगर कोई जो डोमिनेंट पेरेंट है वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में है तो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर तो रहा है लेकिन आधे ही कैरेक्टर को कर पा रहा है, इसीलिए यहाँ पे पिंक कलर आया है। इसीलिए हमने क्या देखा कि यहाँ पे पिंक कलर आया है। ठीक है, कोडोमिनेंस में हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा है या किसी के कैरेक्टर हाइड हो रहे हैं। दोनों ही क्या कर रहे हैं, अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये दो एक्सेप्शन होते हैं किसके, यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस के, जो कि आपसे पूछे जाते हैं और आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है ये आप अपनी कॉपी में से नोट कर सकते हैं। चलिए सो क्लास, आज हमने बात की है लॉ ऑफ डोमिनेंस की, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की। क्या क्या बात हमने की है लॉ ऑफ डोमिनेंस में, हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस में कहा है कि यहाँ पे जो दो पेरेंट होते हैं उनमें से एक पेरेंट ही F1 जनरेशन में अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर पाता है, जिसे हम डोमिनेंट कह रहे हैं। जो अपने गुणों को वहाँ पे शो नहीं कर पा रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं, अप्रभावी कह रहे हैं। जीनोटिपिक रेशियो क्या आता है यहाँ पे, 1:2:1 आता है और फिनोटिपिक रेशियो यहाँ पे 3:1 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने इनके एक्सेप्शन की बात की है। हमने कहा है एक्सेप्शन यहाँ पे दो आते हैं। सबसे पहला आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता का यहाँ पे नियम आता है। अपूर्ण प्रभाविता में क्या आता है, 4 o'clock प्लांट इसका एग्जाम्पल है। इनमें क्या पाया जाता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस पाया जाता है। को डोमिनेंस में क्या होगा, यहाँ पे कोई भी डोमिनेंट नहीं है, कोई भी रिसेसिव नहीं है। नेक्स्ट हमने बात की है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की, और हमने कहा है कि जब भी यहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो जो एलील हैं वो सेपरेट होकर के अलग अलग गैमीट में चले जाएंगे। तो आपको ये दोनों लॉज अच्छे से पढ़ने हैं, एक्सेप्शन आपको अच्छे से यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे हमारा जो थर्ड लॉ है वो हमें यहाँ पे क्या बताता है। तो अभी तक जो भी आपको पढ़ाया गया है वो आप यहाँ पे रिवाइज करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।